गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि हमने मनी जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था इसके बारे में जाना था। इसके साथ साथ हमने करेंसीज में जो इवोल्यूशन हुआ है कि पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मेटलिक करेंसी आई, मेटलिक करेंसी पेपर करेंसी आई, फिर आज हम प्लास्टिक करेंसी यानी कि एटीएम कार्ड्स एंड देन मतलब एटीएम कार्ड्स में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड देन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यानी कि जिसको कि हम बोलते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन और पेपरलेस ट्रांजेक्शन। ओके, इसके बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे definition and functions of money. Okay, scholars have defined money in several ways on the basis of the function and the nature of the money. The main definition of money are as follows. ऐसे बहुत सारे scholars यानी कि इकोनॉमिस्ट हो गए या पढ़े लिखे लोग या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञाता थे, उन्होंने मनी की अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है। ओके, सो उन्हीं में से कुछ एक प्रोफेसर मार्शल थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी कि मनी इंक्लूड्स ऑल दोज कम्युनिटीज विच इन पर्टिकुलर टाइम और प्लेस अनडाउटेडली कैन बी एक्सेप्टेड एज कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। कोई भी कमोडिटी हो जिससे कि हम लेन देन कर सके या हम गुड्स का लेन देन कर सके, हम सर्विसेज यूज कर सके, वो एसेट या वो कमोडिटी क्या बन जाएगी, हमारे मनी बन जाएगी। ओके, according to Professor Ellie, money is that commodity which as a means of exchange can be freely transferred and ordinarily acceptable as a means of final payment of debts. इनके अकॉर्डिंग मनी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सोर्स जिससे कि आप अपना गुड्स एक्सचेंज कर सकें, जो कि एज ए फाइनल वो रहेगा, फाइनल मोड कि ये मनी हमने पे कर दिया, इसके मतलब कि हम अब गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, सामने वाले भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मुझे उसका कोई भी सामान का उचित मूल्य मिल चुका है, या फिर जो भी डेब्ट्स होते हैं, फाइनल पेमेंट्स एंड डेब्ट्स यानी कि जो भी हमारा बकाया रहता है, फाइनल पेमेंट आप अगर जिससे भी करते हो और उससे आपको अगर बकाया चुक जाता है तो वही मनी होगा। ओके, It is apparent from above definition that money has an important place in the modern age. Okay, अब इन सारे जो डेफिनेशन से ये पता चलता है कि मनी जो है आज के मॉडर्न एज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। The money performs several functions in the economy. Okay, मनी का वेरियस फंक्शंस है। ओके, आइए जानते हैं कौन कौन से इसके फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप समझ ही रहे हो, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसा पे करना पड़ता है, या बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो पैसों से लेन देन ही होते हैं। आप कोई सामान खरीदने जाते हो या आप कोई सामान बेचने जाते हो तो उसमें जो मोड ऑफ ट्रांसफरेशन होता है कि लाइक जो आपको कीमत चाहिए थी वो किसके थ्रू मिलती है, आपको पैसों के बदले। ओके, द गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी। The producer gets money by selling his commodity and then he purchases his required goods through its obtained money. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सेल करते हो तभी उसके बदले आप पैसे लेते हो, अपनी कोई गुड्स आप सेल करते हो उसके बदले आप पैसा लेते हो। ओके, सामने वाला अगर आपसे कोई गुड्स सेल करेगा तो उसके बदले आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज इसको हम बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, मेजर ऑफ वैल्यू। एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी एंड सर्विस इज मेजर्ड बाय द मनी। आज के टाइम पे कोई भी गुड्स या कोई भी चीज आपको बेचनी होती है तो उसको हम पैसे के फॉर्म में नापते हैं। सपोज करो आपको गोल्ड अगर खरीदना तो उसकी अलग कीमत है, आपको अगर अनाज खरीदना तो उसकी अलग कीमत है, पर लेकिन उसमें एक कॉमन चीज क्या है कि हम सब पैसों से तोलते हैं उसको, कि लाइक आपको सोना बेचना तो वो भी हम पैसों से ही बेचेंगे। इसके मतलब सोने का ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरी कमोडिटी से उसको एक्सचेंज करेंगे। अगर हमें अनाज भी खरीदना, इनफैक्ट अगर हमें एक छोटा सा इरेजर भी खरीदना तो वो भी हमें पैसों के बदले ही खरीदना पड़ेगा। प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड सर्विस इन द मार्केट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि जो भी हम खरीदेंगे या बेचेंगे वो हम किस फॉर्म में, हम पैसों के रेफरेंस में ही उसको हम खरीदेंगे या बेचेंगे। Transfer of purchasing power. Money can be transported from one place to another. In case of purchasing commodities from one place, the payment of the price can be done through money or bank draft, check, money order, etc. Rupees can be transferred easily from one place to another through banks. और कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर करने का तरीका है बहुत आसान है। लाइक आप बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसका चेक बना के दे सकते हैं अगर आपको कोई पेमेंट करना। आप कहीं बाहर गए,
ओके, आप कहीं बाहर गए और वहां पर आप सामान खरीदने गए, तो यहाँ से आप भले पैसे कैरी करके नहीं लेके गए हो, पर लेकिन बाहर जाकर आपके पास अगर एटीएम कार्ड से उसके थ्रू आप पैसे निकाल के आप आसानी से कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर जो करने का जो एक वो नियम, एक जो हमें मिलती है ट्रांसफर करने की जो हमें छूट मिलती है, उससे हम कहीं भी कोई पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, और हम बैंक की वेरियस ब्रांचेस से हम अपना पैसा भी विड्रॉ करवा सकते हैं। स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। According to human nature, man saves money to deal with major crises. Now, saving for future through medium of money has become very easy. Storing of purchase power by depositing money in bank or post office has become a very common now. अब store of purchasing power मतलब कि अपने आने वाले फ्यूचर के लिए या फिर जब कोई बुरा समय है, उस समय हम क्या सेव करके रखते हैं? पैसा सेव करके रखते हैं कि हमें आने वाले फ्यूचर में। आप कमोडिटी सेव करके नहीं रखते हो, आप क्या सेव करके रखते हो? उसको इन द फॉर्म ऑफ मनी सेव करते हो। तो वही कहा गया स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि हम आने वाले फ्यूचर के लिए पैसा मतलब हम हमारे आने वाले फ्यूचर क्राइसिस से डील करने के लिए हम क्या बचा के रखते हैं? पैसा बचा के रखते हैं। और ये वेरी कॉमन है नाउ डेज। आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं या आरडीज करते हैं, जो भी करते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दिस प्रोसेस ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग लोन्स हैज बिकम वेरी इजी नाउ। इसके साथ साथ जो एक और लोन लेने का तरीका, हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उधार में वो पैसा लेते हैं, फिर उसको हम किस्तों में, आसानी किस्तों में उसे भरते हैं। A consumer obtain maximum satisfaction and a product increase the quantity of his product through money only. In brief, money does several important function in human life. और अगर हम अदर वर्ड्स में हम देखें कि पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बहुत वेरियस फंक्शंस करता है, वेरियस फंक्शंस उसके इन द ह्यूमन लाइफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, क्या होता है ये जानते हैं। People in their daily life need money to fulfill their daily requirements. Similarly, money is required for implementing different types of work related to industries, business, and agriculture. To fulfill these requirements, people, businessmen, and farmers, everyone has to take loan in the same way when we have income more than our need. We need financial institution to save the money safely to earn interest from that. Thus, the financial institution keep our surplus income or saving as deposits and lend it, known as financing system. Thus, the process of keeping balance between demand and supply of wealth of capital in the economy is called financing system. Financing system को बहुत आसान सी लैंग्वेज में आप समझ सके, हम अपना पैसा कहाँ सेव करके रखते हैं? घरों में थोड़ा बहुत अमाउंट, पर लेकिन ज्यादातर अमाउंट हम कहाँ स्टोर करते हैं? बैंक में। अब जो आप बैंक में आप जो पैसा सेव करके रखते हो, वो उस पैसे से वो लोग क्या करते हैं? जो आपने पैसा स्टोर करके रखा है, सेविंग करके रखी हुई, उस पैसे को जो अदर बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं या फार्मर्स वाले हैं, जिनको लोन चाहिए रहता है अपने कामों के लिए, तो उनको वो मनी वो लैंड करते हैं, है ना, मतलब उनको लोन देते हैं। ओके, लोन देने पर क्या होता है कि वो आपका जो पैसा सेव तो है बैंक में, एज वेल एज वो पैसा कहीं और जाके वो दूसरे का एसेट बन रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए वो काम आ रहा है। फिर वो उसके बदले वो क्या करते हैं? लोन रीपेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज चलता रहता है। सो ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं या फिर उसी इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग सिस्टम। ओके, इन द फाइनेंसिंग सिस्टम द इंस्टीट्यूशन ऑफ पीपल एक्सचेंजिंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। और फाइनेंसिंग सिस्टम में जहां पर पैसा एक्सचेंज होता है, डिपॉजिट भी होता है एज वेल एज विड्रॉ भी होता है, किसी को लोन सैंक्शन होता है, फिर वो उसकी ईएमआईज भरता है, इस पूरे फाइनेंस सिस्टम में जब ये सब चीजें होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट द डिपॉजिटर्स टू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल हु टेक लोन्स। उसके साथ साथ जो भी डिपॉजिटर होता है, लाइक कोई एफडी करवाता है ना, एफडी सबसे कॉमन चीज है, किसी को अगर सेविंग करनी है तो उसको उसमें इंटरेस्ट देते हैं, जब भी जाके आप भी एक आपको कोई लुभावना इंटरेस्ट देगा, जब भी जाके आप एफडीज कराओगे। तो एफडीज में कॉमनली 7% का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो इंसान जब अपनी एफडीज, तो एफडीज में क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट होता है कि 5 साल की होती है या 7 साल की होती है।
तो कम से कम जो सामने वाला जो डिपॉजिट करके गया है उसको आप 5 से 7 साल के लिए आपको उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो तो पे करना पड़ेगा, तो 5 से 7 साल के वापस आपके पास वापस लेने नहीं आएगा वो पैसा। तो वो पैसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन होती है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो कहाँ देती है, इन जो लोन्स जिनको चाहिए रहते हैं, फिर वो लोन्स वाले उस पर जो भी इंटरेस्ट लगा हुआ होता है फिर उसको वापस रीपे करते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर मनी जो एक्सचेंज हो रहा है, ओके, इसको हम पूरा फाइनेंसिंग सिस्टम कहते हैं, ओके। और दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मनी इज प्रिवेलिंग सिंस एंशिएंट टाइम। द वेरियस इंस्टीट्यूशन रनिंग इन द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो एक्सचेंजिंग सिस्टम है आज से नहीं चल रहा है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से चल रहा है। और हमारे कंट्री में हम दो टाइप से फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर, ओके। अब इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो बैंक्स होती है उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है उसके अंडरटेकिंग बॉडीज हैं। और अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लाइक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ओके। The ownership of the finance institution of public sector rests in the hands of the government. जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी रहती है। This institution are run in accordance with the benefits of the common man. इसमें जितने बेनिफिट्स मिलते हैं ज्यादा आम इंसानों को उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। In 1969 14 major commercial banks in India were brought under the public sector by nationalization. Today, along with commercial bank, insurance companies and several non-banking institutions are working under पब्लिक सेक्टर। जब 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था तब 14 बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी लिया था अंडर द पब्लिक सेक्टर। आप पर लेकिन आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि अंडर द गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में है, एज नोन एज अ पब्लिक सेक्टर। The institution which are owned by private people or institution are kept under private sector are known as जमींदार, चिट फंड एसेट्रा। आपने सुना जमींदार होते हैं या चिट फंड्स आपने सुना होगा। हालांकि आजकल चिट फंड्स कम हो गए क्योंकि उसमें सिंस प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें धोखेधड़ी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से अब थोड़े कम हो रहे हैं। बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में हम बैंकिंग देख सकते हैं, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया है, जमींदार सिस्टम, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम जमींदार्स हैव बीन एबॉलिश्ड थ्रू लॉ। हालांकि 1947 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस जमींदारी सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। एट प्रेजेंट सेवरल कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने आपको नाम दिया है, आप इंश्योरेंस कंपनीज का ले लीजिए, देयर आर वेरियस इंश्योरेंस कंपनी जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है, एज वेल एज बैंक भी हैं ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके बारे में जानेंगे। जमींदार जो होते थे पहले, साहूकार होते थे, इनके बारे में भी जानेंगे, ओके। चिट फंड क्या होता है, किस बेसिस पे क्या होता है, इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।